चिमनियों के चमन का होता रहा दमन और हम मौन होकर देखते रहे। डालमिया नगर एक ऐसा शहर जो जीवंत था, जो आबाद था, वो अपनी बर्बादी पर कैसे रो रहा है। ये जो दर्द है कितना बड़ा है। इंजीनियर लोग सेल्समैन का काम करके अपना जिंदगी जिए हैं। इसका सृजन भी हमने देखा और विनाश भी अपने आंखों से हम देख रहे हैं। यहाँ पे बेरोजगारों की फैक्ट्री चालू है। जो इलाका पूरा गुलजार था अब वीरान है। दर्द वो लोग नहीं जानेंगे जिनका परिवार इसमें काम नहीं किया है। यहाँ के लोगों की समस्या न हल हुई है न हल होगी। मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप आए हैं, यहाँ आग लगा कर जा रहे हैं, उसे हम बूझने नहीं देंगे। ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। अमूनन हम राजनीति की खबरें करते हैं, पूरे देश में जो मुद्दे होते हैं उसको उठाते हैं, लेकिन आज हम बिहार में हैं। बिहार में डालमिया नगर एक ऐसा शहर जो बहुत जीवंत था, आबाद था, लेकिन वो बर्बाद कैसे हो गया, इसकी कहानी और इसके एक एक अक्ष को देखने के लिए और उसको महसूस करने के लिए आज हम इस शहर में हैं। लेकिन इस शहर की खास बात क्या है कि कल्पनाओं से परे जो विकास हुआ, जो फैक्ट्रियां लगी, अब कल्पनाओं से भी परे उसकी बर्बादी की पटकथा लिखी गई। लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो किसका हुआ? और सबसे बड़ी बात यह कि सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, हर 5 साल में इलेक्शन होता है, लेकिन तबाही की ये तस्वीरें बदलती क्यों नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं डालमिया नगर में। और मेरे कैमरे के सामने देखेंगे आप, ये जो पीछे अस्पताल दिख रहा है ना, ये बताता है कि इमारत कितनी बुलंद थी, उस दौर में किस तरीके से इलाज की व्यवस्था थी, समुचित व्यवस्था थी, लेकिन अब एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुकी है। यानी जो अस्पताल है बीमार ही नहीं है, आईसीयू में एडमिट है। मगर इसके पीछे वजह क्या रही, इसका फर्क क्या पड़ा, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि एक शहर जो जीवंत था, जो आबाद था, वो अपनी बर्बादी पर कैसे रो रहा है। आज इतने सारे लोग हैं, बात करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है शो करते हुए, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। जिन पे जिम्मेदारी है कि इस तस्वीर को बदल सकते हैं, वो खामोश क्यों हैं, वो शांत क्यों हैं और वो मौन क्यों हैं, यही चीज हम जानना चाहते हैं। और वो दर्द कितना बड़ा है। शुरू करते हैं, इसको एक एक करके बात करेंगे। बाबू जी, आपने दोनों देखा होगा, उस शहर को भी देखा होगा, बनते हुए भी, उजड़ते हुए भी, क्या कहेंगे? मैं एक ऐसे शब्दों से संबोधित करना चाहता हूं आपको, चिमनियों के चमन का होता रहा दमन और हम मौन होकर देखते रहे। ये एशिया महादेश का सबसे बड़ा प्रांगण था, कॉम्प्लेक्स था, जहां का बाई प्रोडक्ट भी मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाता था, इतनी अधिक बिक्री थी उसकी। दुर्भाग्य है, हम लोग उस मजदूर पिता के पुत्र हैं जहां हम लोगों ने अपनी बचपना, जवानी और अब तो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हैं। हम लोग देख रहे हैं, दर्द होता है इस गौरवशाली व्यवस्था को, इस गौरवशाली इतिहास को मिटते हुए सामने मिट रहा है, क्योंकि इसका सृजन भी हमने देखा और विनाश भी अपने आंखों से हम देख रहे हैं। सफरर हैं, हमारे पिता यहाँ रहते थे, उन्होंने मजदूरी की। दुर्भाग्य तो ये है कि जिस आवास में हम लोग रह रहे हैं, 2 गज जमीन उस मजदूर को नहीं मिला जो उसमें चैन से वो मर भी सके। वो इंतजार करते रहे। 84 में ये बंद हुआ उद्योग। किन्हीं कारणों से हुआ, किसके कारण हुआ, मैं निंदा आलोचना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम सामने जो दिखाई दे रहा है वो तो स्पष्ट कहेंगे, हम भूखों मर रहे हैं। फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद यहाँ के मजदूरों की क्या स्थिति हुई, कोई रिक्शा चला रहा है, अन्य। ठीक है बाबूजी, सबसे बात करेंगे, हम आते रहेंगे बीच बीच में। अच्छा ये बताइए, आपने भी दोनों तस्वीरें देखी हैं, ये जो टीस है, ये जो दर्द है, कितना बड़ा है? इसका तो कोई और छोर नहीं है कि यहाँ के लोगों का दर्द कितना है। जो लोग यहाँ मिट्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे जो अभी इम्प्लाई बहुत लोग हैं, मर गए लोग, उनके बाल बच्चे हैं, उन पर क्या गुजरी है, क्या क्या दिन देखना पड़ा है इस डालमिया नगर में, वो शायद आप भी, हम लोग 3 साल इस पूरे इंडिया में बिना लाइन का ढीबरी पर रहे हैं। हम लोग सारे लोग गवाह हैं। किसी तरह
सुप्रीम कोर्ट में केस। तो आप ये कह रहे हैं जो शहर एक बहुत जीवंत शहर था, जहां फैक्ट्रियां थी, जो एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री थी, जहां पे वो अंधेरे में रहा। अंधेरा में 3 साल हम लोग ढीबरी मट्टी का तेल आता था टीना में, हम लोग लाइन लगाते थे। और यहाँ के हम लोग के जो फादर थे, बहुत हम तो रिटायर हो गए, कुछ लोग के अभी नौकरी थी, जाके डिहरी में दुकान पर सेल्स इंजीनियर लोग सेल्समैन का काम करके अपना जिंदगी जिए हैं, किसी तरह अपने बाल बच्चों को पोसे हैं, पढ़ाए हैं। हमारे एक मित्र बपीदा यहाँ बंगाली था, उसके फादर यहाँ पर इंजीनियर थे, वो देखे वहाँ ग्लासिना में सेल्समैन का काम कर रहे थे। देखिए ये बहुत दुखद तस्वीर है। और जब कहता हूं कि राजनेताओं की चमड़ी थोड़ी मोटी हो जाती है, लेकिन नहीं, ये दर्द महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि डालमिया नगर के एक जगह, हर जगह इस दर्द को, इस टीस को महसूस कर पाएंगे और महसूस करेंगे। और इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है। सर आप बताइए, आपको भी लगा कि ये जो पीड़ा है कोई तो वजह रही होगी? क्या वजह रही ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो तबाही की तस्वीरें हैं वो साफ साफ दिख रही हैं। आपने अभी बातें की दर्द की, तो दिखाना पड़े वो दर्द कैसा, जो दिखाना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द को ना समझे वो हमदर्द कैसा। तो ये जो सरकारें हमदर्दी दिखाती हैं हमारे यहाँ, खास करके चुनावों के माहौल में, वो हमदर्दी नहीं है, वो सिर्फ एक राजनीति हुआ करती है। और उस राजनीति का निवाला हम 1984 के बाद आज तक बनते आ रहे हैं, और रिजल्ट सिफर है, कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्री किन कारणों से बंद हुई, उसके बहुत सारे कारण हुआ करते थे, लेकिन उसमें कहीं न कहीं हमारे बिहार सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि बिहार के पास कोई अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं थी। इसी कैंपस के अंदर इसका अपना पावर प्लांट था, और ये पूरी फैक्ट्री को पावर देने के अलावा भी आसपास के इलाकों को पावर यहां से जाता था उस दौर में। उसी समय डीवीसी का स्थापना होती है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की। और जब डीवीसी का स्थापना होती है, उसके बाद परिस्थिति ऐसी आती है कि सरकार कंपनी के ऊपर ये दबाव देती है कि आपको हमसे बिजली परचेज करनी पड़ेगी। और जब परचेज करने की बात आई तो कंपनी ने धीरे धीरे अपने पावर प्लांट को बंद कर दिया। और जब वो परचेज बिजली शुरू हो गई या कुछ दिनों तक अच्छी चली, बाद में बिजली की जब क्राइसिस होने लगी, तो इस इंडस्ट्री को भी दिन में 6-6 घंटे बिजली की कटौती झेलनी पड़ी। तो सर कंपनी ने भी कहा कि भाई इस हालत में यहाँ प्लांट कैसे चलाएंगे, लेकिन सरकार के कानों पे उस समय जू नहीं देंगी। कुछ और लोगों से बात करेंगे, बहुत जरूरी है, सबसे बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा आप लोग बताइए, आप में से कोई बात करेगा, आप बताइए, ये तस्वीर तो बदल सकती थी, नहीं बदली। सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ जो फैक्ट्री हम लोग देख रहे हैं आज, युवा सबसे बड़ा मुद्दा है कि पलायन का समस्या। हमारा जन्म 1986 का है। फैक्ट्री सुनने में आता है, जहाँ तक मेरी उम्र 2 साल होगी, 84 में फैक्ट्री बंद पड़ी। तो हम लोग आज जो भी पलायन का बात करते हैं सरकार से, आज ये कारखाना को हम लोग जब देखते हैं तो ये समझ में आता है, अगर केंद्र हो चाहे बिहार सरकार हो, अगर इस कारखाने पर जरा सा भी नजर डाल देता तो बदल सकती थी, तस्वीर बदलती। लेकिन और लोगों से बात करेंगे जल्दी जल्दी। जरा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए आप लोग। भाई साहब ये बताइए कि ये पूरा सिस्टम अगर आप देखें तो सिर्फ आंसू ही तो गिरते हैं और तो कुछ है नहीं, उम्मीद ही तो बची नहीं है। आखिर ये हालत हुई क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आज ये डेहरी डालमिया नगर के अंदर में जो आज देखने को मिल रहा है, हमारे लालू प्रसाद यादव जी जिस समय 2007 में रेल मंत्री थे, उस समय एक फैक्ट्री कबाड़ी के हाथ से बिक रही थी, उसको बचाने का काम किए, फैक्ट्री को खरीदने का काम किए, रेल कारखाना काम बनाने के लिए इस फैक्ट्री को खरीदने का काम किए। लेकिन आज उनकी सरकार नहीं है, यह भाजपा की सरकार है। आज मान लीजिए जो सरकार में बिहार सरकार को इस पे निर्णय लेना चाहिए था, आज तक कोई इस पे अभी तक लालू नहीं ले पाए। आप चाहते हैं कि बिहार सरकार अब ले? लालू निर्णय लेकर के उसको फैक्ट्री को कबाड़ी से बेचने से रोक दिए, न तब तक से कबाड़ी के हाथ में बिक गया रहता। आज उन्हीं का देन है, लालू यादव का देन है कि इस फैक्ट्री को बचाने का काम किए हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। ये बताइए, ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं क्या? देखिए, इन राजनीतिक मुद्दों पे मैं उलझना नहीं चाहता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ, उन्होंने कहा, बिल्कुल सच कहा कि लालू जी ने खरीदा है। लालू जी ने स्क्रैप माफियाओं से इसे बचाया है। बाद में उनकी सरकार नहीं रही, डीएफसीसी का जो निर्माण हुआ यही विशाल फैक्ट्री में, आज सोनिया गांधी और लालू जी के संयुक्त से डीएफसीसी का यहीं से ओपनिंग हुआ था।
जो डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर है मुगल सराय से लेकर करवंदे तक और हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकारें चलती हैं वो सामान्य ट्रेन से चलती हैं, लेकिन पैसा आता है गुड्स ट्रेन से। तो मनमोहन सरकार की एक पॉलिसी थी कि क्यों नहीं हम गुड्स ट्रेन के लिए एक अलग ट्रैक का निर्माण करें। उसमें इसकी बहुत बड़ी सहभागिता थी। उस काल में स्क्रैप खरीदने वाले लोग थे बड़े बड़े माफिया, लेकिन आदरणीय श्री लालू जी ने इसे खरीदा और खरीदने का उनका मुख्य मकसद था। उसमें योजनाएं बनी कि यहाँ कॉपलर बनाएंगे और भी छोटे छोटे पार्ट्स वगैरह हम बनाएंगे, लेकिन सरकारें आई गई, जिसकी भी सरकारें हैं, ये होना चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं। जरा बताइए आप क्या कहेंगे? सर बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ पे 1930 में ये फैक्ट्री का स्थापना हुआ था और 1984 में इसका समापन हो गया। कई सरकारें आई और गईं। इसके नाम पे कितने विधायक भी बने और कितने सांसद भी बने, वर्तमान में भी हैं। ठीक है, पक्ष के लोग भी विपक्ष के लोग भी आते हैं, अपना रोटी सेकते हैं और चले जाते हैं और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। यहाँ के लोग बस पलायन कर रहे हैं और यहाँ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि फैक्ट्री बंद है। फैक्ट्री बंद नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्री चालू है। यहाँ पे बेरोजगारों की फैक्ट्री चालू है। बेरोजगारी की फैक्ट्री चालू है। देखिए ये 30 है, ये दर्द है जो साफ साफ झलक रहा है। आप बताइए, आप भी कुछ कहेंगे? जी, हम लोग तो बचपना यहाँ पे हुआ है जन्म। हमारे फादर थे, हमारे दादाजी भी थे, यही हॉस्पिटल में थे कार्यरत। तो हम लोग का तो गरीबी से कैसे कैसे पढ़ के हम लोग यहाँ पे आए हैं और गरीबी सरवाइव किए हैं। तो अब इसके बारे में अब क्या बोले, ये तो दुखद समाचार है, दुखद बात है। ठीक है, आप लोग बताइए, आप इस दर्द को महसूस किया कभी आपने कि जो इलाका पूरा गुलजार था अब वीरान है? आपके चैनल को सबसे मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि इस डालमिया नगर फैक्ट्री में हमारे घर के 3 परिवार नौकरी करते थे। एक हमारे दादा करते थे, एक बड़े पापा करते थे और खुद मेरे पिताजी करते थे। और यहाँ से हमारी गांव की दूरी 18 किलोमीटर है। वहाँ से लोग सुबह में आते थे और रात को जब शिफ्ट चेंज होता था तो वे लोग चले जाते थे। आप खुद सोच लीजिए कि उस समय इस डालमिया नगर का दृश्य क्या होता होगा, जो यहाँ से 18 किलोमीटर लोग चले जाते थे बिना भय मुक्त। ठीक ना? दर्द वो लोग नहीं जानेंगे जिनका परिवार इसमें काम नहीं किया है। सिर्फ ये फैक्ट्री राजनीति का शिकार होकर के बंद हो चुका है। राजनीति का शिकार हो गया। आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा ही है, ऐसा ही है कि हम लोग का जन्म क्रम यहीं हुआ, डेहरी ऑन में ही हुआ, डालमिया नगर में। मेरे पिताजी भी इसमें फैक्ट्री में काम करते थे, चाचा जी भी काम करते थे, बहुत लोग काम करते थे। हम लोगों ने बचपन यहाँ गुजारा है। वो स्थिति थी जब हम लोग का बचपन था, लेकिन आज की स्थिति 1984 के बाद जो यहाँ की स्थिति हुई, दिन पर दिन वीरान होती चली गई। 2004 से 2009 के बीच में लालू जी रेल मंत्री बने और तो कह रहे हैं लालू जी ने तो बचाया, बाकी लोगों ने उड़ा दिया। मेरी बात को सुन लिया जाए। लालू जी रेल मंत्री बने और उस समय यहाँ के बिहार सरकार में राजद की सरकार थी। तो उस समय पहल किया गया तो कबाड़ियों के हाथे बिकने से बजाय लालू जी ने खरीदा और अगले ही चुनाव में उन्होंने रेल मंत्री नहीं रहे, तो इसका दुर्भाग्य हुआ और वो दुर्भाग्य हुआ। हाँ। देखिए ये राजनीति का खेल है क्या? जरा हम आपसे जानना चाह रहे हैं, चूंकि दोनों पार्टियों के लोग हैं, ये राजनीति कह रहे हैं कि राजनीति हुई, लेकिन क्या कहाँ समस्या आई? जरूर जरूर, जो चीजें हुई वो हुई। अब इसे पुनः चालू करने के लिए क्या क्या प्रयास हुए, मैं उसके बारे में आता हूं। लालू जी के रिज्म में इस फैक्ट्री को रेलवे के लिए किया गया। उसमें बीडर कई थे, उसमें रेट खुला, 140 करोड़ का रेट आया। लालू जी ने कहा कि मैं रेलवे के लिए इसे उस प्राइस पे लेने को तैयार हूं, जबकि एक कारवां थे, वो थे, झुंझुनवाला थे, कई बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं रेल का कारखाना यहाँ स्थापित करूंगा और उन्होंने उस चीज की यहाँ पर घोषणा भी की और उन्होंने उसके हिसाब से परचेज भी कर लिया। यहाँ बातें हो गई। उसके बाद फिर ये ठंडे बस्ते में जाता है। कुछ दिनों के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से सांसद बनते हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी ने उस समय प्रयास कराया और काफी दूर तक प्रयास वो गया, और लेकिन बजटीय प्रावधान नहीं हो पाए उस समय भी। वो 1-2 करोड़, 5 करोड़, 12 करोड़ रुपए तक उसमें गए, जिसमें लाइन को इसमें जोड़ना था। तब तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का
पूरा ये चालू नहीं हुआ था। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी चले जाते हैं, फिर जो भी लोग आए नुमाइंदे कुछ नहीं कर सके। अभी कुछ दिन पहले अभी स्थानीय विधायक जो यहाँ सोनू सिंह है, उनके द्वारा हम लोगों ने सरकार के अंदर एक आवाज उठवाई तो सरकार ने एक चिट्ठी रेल मंत्रालय को दी और रेल मंत्रालय ने यहाँ कहा कि इस बार के बजट में 409.20 करोड़ का प्रावधान हुआ है, लेकिन राइट्स ने प्राक्कलन अभी तक बना करके सरकार में नहीं दिया। ठीक है, इस पर बात करेंगे। बाबूजी, आप तो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ये समझ रहे हैं कि आम आदमी पिसक गया, इसमें जो काम करने वाले लोग था, जो एरिया के लोग थे, जो यहाँ पर रहते थे, जो समय गुलजार था, वो खत्म हो गया, उसकी मनोदशा खराब हो गई। यहाँ के लोगों के द्वारा, राजनीतिकर्ता के द्वारा यहाँ आने के बाद अपनी बातों को रखकर और वो 9-2-11 हो जाते हैं। यहाँ के लोगों की समस्या न हल हुई है न हल होगी। ये नाउम्मीदी बहुत ज्यादा है। आपको भी लगता है या कुछ लगता है कि तस्वीर अगर दिल्ली ध्यान दे, अगर लोग जो जिम्मेदार है ध्यान दे, तो तस्वीर बदल सकती है? तस्वीर तो बदलनी चाहिए और बदल भी सकती है, लेकिन सरकारों की इच्छा शक्ति का अभाव है जो सभी यहाँ झेल रहे हैं। यह पूरा इलाका औद्योगिक क्षेत्र के रूप में 1907 में ही शुरू हो गया था और यहाँ छोटी लाइन से पत्थर निकालने का काम चल रहा था। बाद में 1933 में उद्योग बना, इसके बाद 1984 में फैक्ट्री बंद हुई। यह कोई राजनैतिक संकट नहीं था, यूनियनबाजी थी, केवल वही कारण नहीं था। दरअसल में उद्योगपति ने देखा इसके टेक्नोलॉजी को। जिस समय देश में नई नई औद्योगिक क्रांति हो रही थी और नए नए तकनीकों का विकास हो रहा था, उस दौर में यह फैक्ट्री तकनीकी रूप से पीछे जा रही थी। अब ड्राई प्लांट लग रहे थे सीमेंट के, हम जहाँ जिस फैक्ट्री के सामने खड़े हैं, जिस समय देश में ड्राई प्लांट लग रहे थे, कम खर्च में अधिक उत्पादन और लोगों तक माल पहुंचाना और अधिक मुनाफा कमाने की बात थी, उस समय यहाँ घोल से सीमेंट बनाया जा रहा था। तो उस टेक्नोलॉजी को इस यहाँ के उद्योगपति ने, अशोक कुमार जैन ने नहीं अपनाया और उन्होंने किया क्या कि गवर्नमेंट से उस समय लोन लेना शुरू किया, बैंकों से लोन लेना शुरू किया और उस पैसे से यहाँ के उद्योग को परिवर्तित करने के बजाय उसी पैसे से दुर्गापुरम आंध्र प्रदेश लोचा है। सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ और भी चीजें थी, प्रबंधन में भी दिक्कत थी। लेकिन 20,000 से अधिक लोग अगर इस एक दौर में अगर बेरोजगार हो गए, अगर उनकी जिंदगी पर संकट आता है, तो ये समझना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि आखिर समस्या कहां रही, चूक कहां हुई। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं यहां पर डालमिया नगर में, तो जो आम आदमी है, जो खास आदमी है, सबकी चिंता इस बात को लेकर के है। लेकिन क्या कोई रास्ता निकलेगा? क्या दिल्ली की दृष्टि इसी डालमिया नगर पर पड़ेगी और क्या फिर से कुछ नया, कुछ बड़ा चेंज हो सकता है? क्योंकि जमीन पड़ी है, सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ ये उम्मीदी। लेकिन इन सबके बीच भी लड़ाई जारी है, ये लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए तब तक जब तक जिम्मेदार लोग इस पर ध्यान न दें। आप ये बात समझिए कि यहां पर जहां भी आप घूमेंगे, जिस जगह भी जाएंगे, तो एक ऐसे अवशेष, एक ऐसी पृष्ठभूमि दिखेगी जिसमें पता लगता है, स्पष्ट होता है कि कितनी सारी चीजें यहां थी। उस दौर में एक अलग रेल लाइन का होना, उस दौर में महिलाओं के लिए अलग से कॉलेज होना, रात में बताया गया है मुझे कि रात में भी यहाँ पर जो है स्कूल चलते थे। तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीज का होना और उसका विलुप्त हो जाना बताता है कि निराशा की वजह क्या है, और इस वजह के साथ जो लोग जी रहे हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। आप बताइए भाऊजी, उस दौर में सब कुछ था और इस दर में आप लोग बिजली के लिए लड़ने लगे। लगातार ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कंटेम्प्ट टू कोर्ट होना चाहिए। 12 जनवरी 1996 को सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में आदेश आता है कि यहाँ के लोगों को धारा 21 के अंतर्गत उनकी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, बिजली, स्ट्रीट लाइट और वाटर सप्लाई दिया जाए। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि अनवरत जय भारती सेवा संस्थान का मैं संस्थापक सचिव हूँ। संघर्ष 1996 से लेकर 18 तक लड़ा गया। उसके बाद यहाँ बिजली आई, राजस्व की भी क्षति हुई। अरे श्रीमान क्या कहें आपको, पूरा शाहबाद क्षेत्र
यहाँ के फाइनेंशियल से प्रभावित होता था। यहाँ की बाजारें जो थी जगमगाहट होती थी जब यहाँ लोगों को वेतन मिलता था। अब 20,000 उससे जुड़े हुए लिंक और तो जोड़िए, 20,000 लोगों से जुड़े हुए और भी संस्थाएं थी और भी लोग थे, तो लाखों लोग प्रभावित हुए। तो आर्थिक क्षति के साथ साथ सामाजिक क्षति हुई, व्यक्तिगत क्षति हुई। और अभी बच्चे ने कहा कि यहाँ पलायन का, बेरोजगारी की फैक्ट्री अवश्य खुल गई। इसके बंद हो जाने के बाद तो ये दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें या हास्यास्पद है, या हम लोकतंत्र में जी रहे हैं या गुलामी के दिनों में जी रहे हैं। ये तो कहना होगा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि 1907 में, यही सच्चाई है कि 1907 में यहाँ शुभारंभ हुआ रोहतास उद्योग का, और रामचंद्र ये डालमिया जी उन्होंने शुभारंभ किया एक टॉफी बेचने वाला, और एशिया महादेश का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया। उसके बाद उनके शांति प्रसाद जैन उसके उत्तराधिकारी बने। रमाजन शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, आज इसी डालमिया नगर औद्योगिक प्राण का दिन है जो भारतीय ज्ञानपीठ है, हिंदी साहित्य का इतना बड़ा पुरस्कार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग देख रहे हैं, मौन है, और ये कमी हमारी भी है, हम लोगों की भी है। ये आगे बढ़ेगी या अनवरत बढ़ेगी। और अब तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं कि आप आए हैं, यहाँ आग लगा कर जा रहे हैं, उसे हम बूझने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी बात। ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई वर्षों से चली आ रही है, और जब तक यहाँ के एक छोटे से बच्चे में भी सांस रहेगी, वो इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएगा। और हमें यहाँ कुछ न कुछ इस परिसर के लिए कराना ही है। जरा बताइए, आप लोग कब लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? हम लोग हर समय लड़ने के लिए तैयार हैं इस फैक्ट्री के लिए। और यहाँ के आम नागरिक जो यहाँ मूल सुविधा थी उसको भी लोग रोकने का काम किए थे, उस समय भी हम लोग इस लड़ाई को लड़े, और लड़ करके अभी भी हम लोग सारे यहाँ के जो भी जनता है इस डालमिया नगर के अंदर, डेहरी के अंदर, सारे लोग अग्रसित है इसके लिए। लड़ेंगे। आप तो सब कुछ देख रहे हैं, नब्ज देख रहे हैं, इस लड़ाई को आगे ले जाने की जरूरत है कि नहीं है? देखिए, यहाँ की लड़ाई तो आगे जरूर जानी चाहिए, और समय समय पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं सरकारों से। जहाँ खुद प्रधानमंत्री जी ने सुअरा में, आरा में अपनी चुनावी सभा में घोषणा किया हो और उसका इतने लंबे समयों तक पालन नहीं होना अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा है। बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने कहा है। आप बताइए, फाइनली बताइए, लड़ाई जारी रहेगी? हम तो इस खबर को दिखाएंगे और आगे भी दिखाएंगे। आपका और आपके चैनल को बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आपने इस चीज को बहुत विस्तृत रूप से उठाया। और हम लोग तो हैं, हम लोग तो भुक्तभोगी हैं, हम लोग तो साथ में माने जीने मरने तक खाए हम लोग। लेकिन आपसे हम लोग का अनुरोध है कि आप इस चीज को, मेरा भी वादा है, ये लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी। और इसीलिए आप ही बताइए, ये जो लड़ाई है आप लोग जारी रखेंगे? भारत एक्सप्रेस मुहिम को उठाता रहेगा जब तक इस साल नहीं होगा। बिल्कुल भैया, एकदम। और एक बात और बोलना चाहूंगा, जब इलेक्शन होता है विधानसभा का, लोकसभा का, तब यहाँ पे बहुत सारे न्यूज चैनल आते हैं अपना मुद्दा बनाने के लिए, ठीक है ना। और इलेक्शन बीतने के बाद आप आए हैं, इसके लिए भी हमारे डालमिया नगर और रोहतास इंडस्ट्रीज के जितने भी सदस्य हैं, यहाँ के निवासी, उसके तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और एक बात और कहेंगे भैया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ से बिहार से 3 रेल मिनिस्टर हुए हैं, 3 रेल मिनिस्टर हुए हैं, जिनका नाम है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जी। उसके बावजूद भी ये रेल मंत्रालय के अधीन है और कुछ नहीं हो पा रहा है भैया। ठीक है, देखिए, तस्वीर बदलनी चाहिए, हंगामा करना मकसद नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ये बात समझना पड़ेगा कि डालमिया नगर का दर्द क्या। अभी कहा इन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में इसका जिक्र किया है, इस दर्द को महसूस किया है। ऐसे में सवाल जरूर उठेगा कि अगर देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे लोगों को अगर इस बात का अंदाजा है, जानकारी है, फिर भी इस समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। और इस पूरे प्रांगण को देखें तो ऊपर जिस तरीके की तस्वीरें आपको दिखेंगी, ये बताता है कि अब तस्वीर कितनी बदल गई है। ये जो आसमान दिखाई दे रहा है इस छप्पर को फाड़ करके, ये बताता है कि हालात कितने बोझिल हैं, कितने भारी मन से लोग ये बता रहे हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। अगले दिन किसी और मुद्दे के लिए मिलेंगे, तब तक देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, डालमिया नगर।